तो ध्यान देंगे सभी लोग। आज हम लोग को नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करना है। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बात नहीं करो, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये दूसरा हम लोग प्रिम्पसन मोड का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हो जी? बंद करो, क्या लिख रहे हो? एक हम लोग SRTF देख चुके हैं लास्ट क्लास में, नहीं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर भी हम लोग रनिंग प्रोसेस को बीच से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, याद करो, आपने एक फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा था FCFS। फर्स्ट एल्गोरिथम आपने पढ़ा था FCFS। ठीक है, लेकिन FCFS किस मैनर में वर्क करता है, किस मोड में वर्क करता है? नॉन प्रिमिटिव मोड में वर्क करता है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, ठीक है, FCFS का, ठीक है, प्रिमिटिव मोड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी बोला जाता है। अगर कोई कहेगा कि क्या FCFS के साथ, ठीक है, प्रिम्पसन मोड में हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बिल्कुल, यही तो है, यही तो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो सेड टू बी, ठीक है, FCFS विथ प्रिमिटिव मोड ना। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्राइटेरिया क्या होगा? ठीक है, तो क्राइटेरिया में यहां पर क्या है, एक फिक्स टाइम होता है। कोई भी प्रोसेस एक फिक्स यूनिट तक ही क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिक्स यूनिट तक ही वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आपने SRTF में दिख रहा था, तो कभी 1 पे एग्जीक्यूट करा रहे थे, जब सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाते थे, रेडी क्यू में आ जाते थे, तो उसको कंप्लीट तक एग्जीक्यूट करा देते थे ना। लेकिन राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं होगा। जो टाइम स्लॉट फिक्स्ड है, उसी टाइम तक कोई प्रोसेस CPU के पास रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो इसको हम लोग कंप्लीट कहते हैं, टाइम शेयरिंग। ठीक है, सारे प्रोसेस को इक्वल प्रायोरिटीज मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। आ रही बात समझ में? CPU के टाइम को सारे प्रोसेस उसको क्या करेंगे, ठीक है, फेयरली उसको यूज करेंगे, फेयर मोड में उसको यूज करेंगे। कहीं पे किसी को भी डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये, अगर मैं पॉइंट अभी नोट भी करूंगा, अभी मैं समझा देता हूं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए क्या करता है, वर्क करता है, इंप्लीमेंट करता है, टाइम शेयरिंग के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा प्रश्न कि ये कौन सा नेचर का है, प्रिमिटिव नेचर का है, राइट। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर है कि यहां पे क्राइटेरिया क्या है, टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम और FCFS। जो रेडी क्यू में पहले आएगा उसी को ना भेजिएगा, जो प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा उसी को ना भेजिएगा। इसलिए तो इसको कहते हैं FCFS विथ प्रिमिटिव मोड। बस अंतर क्या है, अंतर है कि इसको आप बीच से, आप रनिंग प्रोसेस को आप बीच में क्या करते रहो, रिमूव करते रहो, लेकिन FCFS में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग तो होता है, वो डिमेरिट में भी चला जाएगा, ड्रॉबैक में चला जाएगा। यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई भी प्रोसेस रनिंग जब एग्जीक्यूट करता है, तो उसको बीच में आप क्या कर देते हो, रिमूव करते हो, दूसरे प्रोसेस को चांस देते हो, फिर उसको रिमूव करते हो, फिर दूसरे प्रोसेस को चांस देते हो, राइट। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये ड्रॉबैक है। ये क्या है, ड्रॉबैक। कंटेक्स्ट स्विच, कोई भी आपसे पूछेगा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या रोल है, तो आपको बोलना होगा कि कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहने का मतलब कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको बीच से रिमूव करके फिर से रेडी क्यू में भेजना, फिर से रेडी क्यू में भेजना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ भैया। ओ
वही बैंक ऑफ बड़ौदा वाला है ना, 801 लास्ट में कितना है? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो देखो कौन सा पॉइंट अभी समझा रहे थे? कंटेक्स्ट स्विचिंग। इधर ध्यान दो। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। तो अब हम तो डिस्टर्ब होते हैं, साथ में तुम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हो। जहां मौका मिले तो बात कर ली, यहाँ पे फोकस नहीं कीजिएगा। बीएससीआईटी में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, अभी मात्र 10 स्टूडेंट अभी लाइन लेंथ पर आए हैं। स्टूडेंट को वो चाहिए कि स्टूडेंट दो तरह से समझता है, ये जान लो, वो पॉइंट हम कही देते हैं। दो तरह से समझता है। एक हुआ कि क्लास में जो आपको ट्रेनिंग दिया गया, क्लास में जो भी ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है, उसमें लिखना कुछ नहीं है। जितना क्लास में ट्रेनिंग दिया गया वो कितना तुम गेन करते हो, वही वास्तविकता है। एक बच्चा होता है कि सबसे पहले वो नोट्स बना लेगा, वो जब तक लिखेगा नहीं, जब तक उसको लिखने के बाद उसको याद नहीं करेगा, तब तक वो 100% समझ ही नहीं सकता है। 100% समझ ही नहीं सकता है। और अब आप प्रोफेशनल मोड में पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कोई भी टीचर जो क्लास में बोल रहे हैं, आप उसको 100% कितना गेन कर रहे हो, ठीक है। नोट्स तो बन ही जाएगा, मैं पीडीएफ दे रहा हूं चाहे लिखवा रहा हूं तो नोट्स तो बन ही जाएगा, लेकिन जो जिस टॉपिक के बारे में, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, उसको आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर मैंने वहां पे अगर 4 पॉइंट बताया, तो अगर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैंने किया, तो क्वेश्चन आप समझिए कि 100% आप उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो उसको अब और ये है, ये आप लोग के साथ होगा कि आप को हम समझाएंगे क्लास में, हो सकता है कि कोई 50% समझेंगे, कोई 80% समझेंगे, कोई 90, कोई 100% भी समझ जाते हैं, लेकिन आप उसको लिख लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको इसको, इस रेशियो को बढ़ाना है। सुनने के बाद आप कितना समझते हैं, क्योंकि जब आपको विप्रो टीसीएस में ट्रेनिंग होगा, तो जो ट्रेनर्स आएंगे वहां लिखना भूल जाइए। आपके पास कॉपी कलम है तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन आप उनके कितने बात को, ठीक है, ध्यान में रख रहे हैं, उस चीज को। हेलो, अभी तो नहीं आया है। और ठीक, हाँ देखो, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, अगर मान लो कि कोई ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कोई ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, वहां पे रिटर्न कुछ नहीं होगा, बस वो आएंगे, ट्रेनिंग देकर चले जाएंगे। तो आपको सुनने का क्षमता है ही नहीं, समझने का क्षमता डेवलप हुआ ही नहीं, ठीक है। आप तो हर चीज रिटेन मोड में आप मांग रहे हैं, तो भूल जाइए, धीरे धीरे इसको इग्नोर करना होगा, ठीक है। लिखना उसको कहते हैं जो क्लास में मैंने बताया सारे पॉइंट, और रात में गए यहां से और उसको लिख लिए खुद से सारा पॉइंट, जहां प्रॉब्लम हुआ वीडियो वॉच कर लिए, ठीक है। तो आपको तो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रहा है, लिखा भी रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उस ढंग से होना चाहिए, वो चीज नहीं है। मुझे 10-12, मैं हर बार बोलता हूं कि मुझे 10-12 स्टूडेंट्स आउटकम नहीं चाहिए, ठीक है।
हम कोशिश करेंगे कि हम टीचर हैं, ठीक है, 100% आपसे आउटकम हो, 100% वो चीज आपको करना होगा, ठीक है। तो आइए, और आप देख रहे हैं कि विप्रो टीसीएस में ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन, बस उसको लगना चाहिए कि आपके जवाब, आपको आंसर देने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन से, ठीक है, आपको देखने के बाद, ठीक है, 2 लाइन केवल आपसे बात होगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको हायर करना है, ये लेना है या नहीं लेना है, या नहीं लेना है। हाँ भैया, हाँ ठीक है भैया। तो ये बस उस आईक्यू को चेक करता है कि कंपनी जो ट्रेनिंग देगी आप उस ट्रेनिंग को समझ पाइएगा या नहीं। उसे अभी उसको वो मतलब नहीं है कि आप जावा में कितना डीप जानते हैं, पाइथन में कितना डीप जानते हैं। बस कंपनी केवल ये देखती है कि मैं जो हमारे जो टीसीएस विप्रो के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप समझ पाइएगा कि नहीं, और वहां ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ऐसे काम करना है, आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो काम कर पाएंगे। तो आपको हर चीज सुनने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जब सुनिएगा ही नहीं, बात करने लगिएगा, ठीक है, ध्यान उधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है, मोबाइल में मैसेज आया उस पर ध्यान रहेगा, व्हाट्सएप पे ध्यान रहेगा। मोबाइल का मतलब है कि पैकेट में है, क्लास में फिर उसको कुछ देखना ही नहीं है, हम चले जाएंगे तो बाहर आप हम रोके हुए हैं, आप मोबाइल देख लीजिए। तो ये चीज होना चाहिए, नहीं कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। प्लेसमेंट का रेशियो हम 100% नहीं देते हैं, 100% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर आपके बीसीए बैच में अगर मान लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 90, तो क्या सभी प्लेस्ड हो जाएंगे? लेकिन हम तो कोशिश करेंगे, कॉलेज तो कोशिश करेगी कि सभी स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाए, फर्स्ट राउंड में जाए या सेकेंड राउंड में हो जाए, थर्ड राउंड में हर बार मौका मिलेगा। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में इस बैच से 20 से स्टूडेंट चले गए, फिर सेकेंड राउंड आया विप्रो टीसीएस या कोई कंपनी तो उसमें चले गए, लेकिन तभी जब परफॉर्मेंस सही रहेगा तभी होगा। क्या वो बैच पे डिपेंड करता है, बैच पे डिपेंड करता है। फिर भी मतलब 40% एट ए टाइम। अब बैच नहीं बोले, बैच पे डिपेंड करेगा, बैच पे डिपेंड करेगा। और अगर यही चीज सब हम नहीं सुनाए, नहीं समझाए, और जैसे कुछ मोटिवेट आपको नहीं करे, जैसे चल रहा है चलते रहे, तो पता चलेगा कि बस मात्र 10 से 15 स्टूडेंट सामने उभर कर आ रहे हैं, जो शुरू से वो ठीक थे। यहाँ क्या ठीक किए हम, वो शुरू से ठीक थे, लेकिन मेरा सफलता तब होगा जब आप शुरू से ठीक नहीं है, मैंने आपको ठीक कर दिया। तो उस चीज को आपको करना है, और यही रेशियो बढ़ जाता है समझाते समझाते, आप मेहनत करते, क्लास में रेगुलर रहते रहते। अगर ये कर रहा है, बोर्ड पे ये आकर सोल्व कर रहा है, तो आप क्यों नहीं? आपके लिए कोई दूसरे टीचर थोड़ी आकर पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। जब वो उसको एल्गोरिथम समझ में आ रहा है तो आपको क्यों नहीं? जब वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग कर रहा है तो आप क्यों नहीं? ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ ये सब तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सर, इसका यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल होता है। सी प्रोग्रामिंग में पूरा एफसीएफएस का प्रोग्राम ही है पूरा आपका, लेकिन सबका क्राइटेरिया है। अभी आप ये सब नहीं, आप मास्टर डिग्री में एमसीए में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, तो एमसीए में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो कुछ डीप में पढ़ेंगे, सारा इंप्लीमेंटेशन सी में है। एफसीएफएस का पूरा एल्गोरिथम है तो उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, कैसे एफसीएफएस वर्क करेगा। हम नंबर ऑफ प्रोसेस इंटर करेंगे, एक तरफ हम बस टाइम इनपुट करेंगे, एक तरफ अराइवल टाइम इंटर करेंगे, कैलकुलेट करके बता देगा कि टोटल टर्न अराउंड टाइम इतना हुआ, टोटल ये हुआ। कंप्यूटर को क्या चाहिए? केवल आपका इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को कैसे समझेगा? आपको उसको आप इंस्ट्रक्शन जो देते हैं प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, अब आपको उस तरह से कोडिंग करना होगा। आप सिंपल एग्जांपल लेते हो, प्राइम नंबर, कंप्यूटर जानता है प्राइम नंबर? आप ना प्राइम नंबर जानते हो, और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसके थ्रू आपने इंस्ट्रक्शन लिखा, प्रोग्राम लिखा,
और उस इंस्ट्रक्शन को C++ जावा में आपने क्या किया, एग्जीक्यूट कराया, वो कहाँ जानता है प्राइम नंबर। आप मैट्रिक्स इंटर करेंगे, मैट्रिक्स आप इंटर करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इंटर करोगे, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स का सम दे देगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे देगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन दे देगा, ट्रांसपोज दे देगा। तो जब हम दो मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो किसी डिटरमिनेंट को सोल्व क्यों नहीं कर सकते हैं। आप 10+2 में जो मैथ आगे जाके पूरा कंप्यूटर साइंस मैथ है, पूरा मशीन लर्निंग पाइथन आगे जाकर पूरा मैथ है। चलिए वो सब लंबा कहानी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ये सब चाहिए, बस आपको मेहनत करना है। अब आप सब कुछ आपको करना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, हम तो बस गाइडलाइंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ आपको करना है। अभी कहाँ, अभी इम्प्लीमेंट, अभी तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते ही नहीं है, अभी उस पर आपको फोकस ही नहीं करना। जितना हम पढ़ा रहे हैं उस पर भी आप फोकस कीजिए, ज्यादा सोच लेना भी गुनाह है, नहीं है। आदमी को वहीं तक सोचना चाहिए जहां तक पहुंच हो, आदमी को वहीं तक सोचना चाहिए, ये फिलोसोफर दार्शनिक का कहा हुआ है, ठीक है। वहीं तक काम करना चाहिए जहां तक आपका पहुंच हो। आ रही बात समझ में, ठीक है। आप IIT में भी जा सकते हैं, NIT में भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो समय आपके लिए अब समाप्त हो गया। अब उस समय को अब IIT में जाने के लिए, अच्छे IIT या IIM में जाने के लिए हो सकता है कि आपको 4 साल मेहनत करना पड़े, 5 साल मेहनत करना पड़े। आ रही बात समझ में। तो इसी किसी चीज को करने के लिए, अब कोई हम कहें कि आप अभी से अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, तो अभी आप उसके लायक नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट पे हाँ, आप मास्टर डिग्री कर लिए, ठीक है, या ग्रेजुएशन अच्छे से कर लिए, तब आप सोच सकते हैं स्टार्टअप करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। तो हर चाहो, अब वो बिजनेस मान ली कि आपको खुद से कोई स्टार्टअप करना है। अब जैसे पापा का कोई बिजनेस है, तो आपने तो उसमें कोई, आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, उनके बाद आप ऑलरेडी संभाल लीजिएगा, लेकिन वो आपका किया हुआ नहीं है। हाँ, आपका जो स्टार्टअप है, ठीक है, आप उसको कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो आप लाइफ में ये सोचना चाहिए कि आपके द्वारा क्या किया गया है, आप क्या करेंगे, ठीक है। आप घर से बहुत इकोनॉमिकल, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन आपके थ्रू क्या हुआ लाइफ में, उस चीज को देखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग राउंड रॉबिन। मैं बता रहा था राउंड रॉबिन में एक प्रॉब्लम होता है कि क्या, कंटेक्स्ट स्विचिंग का, ठीक है। अब कैसे कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, ज्यादा कैसे होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग, जस्ट हम लोग आ रहे हैं, मैं बता देता हूं कि एक राउंड रॉबिन में क्या होगा, टाइम क्वांटम होगा। क्या होगा, टाइम क्वांटम, एक फिक्स टाइम दिया हुआ रहेगा, 5 सेकेंड, टाइम क्वांटम 5 सेकेंड, लिखा हुआ है टाइम स्लाइस 5 सेकेंड। अब कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा, 5 सेकेंड तक ही रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड है, तो क्या वो एक बार में एग्जीक्यूट कर जाएगा, 2 बार उसको शेड्यूल करना पड़ेगा ना, 2 ही बार ना शेड्यूल करना होगा, तो 2 बार कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा ना, 2 बार कंटेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन अगर टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है, टाइम क्वांटम क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो कितना बार कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा, 5 टाइम्स कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा एक प्रोसेस के लिए। आ रही बात समझ में। तो आप ही बताओ, टाइम क्वांटम कम रहने पे कंटेक्स्ट स्विचिंग बढ़ेगा कि टाइम क्वांटम ज्यादा रहने पे कम रहने पे ना कंटेक्स्ट स्विचिंग बढ़ेगा। अगर टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है और किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड है, तो 5 बार ना आपको उसको रिमूव करना होगा, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वहां पे इंक्रीज करेगा ना, और गैंट चार्ट भी आपका बिग क्रिएट होगा, लंबा क्रिएट होगा, गैंट चार्ट भी होगा ना, ठीक है, राइट। तो वो चीज है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज, ये तो डिमेरिट है, एडवांटेज क्या है, यहाँ पे स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी वाला या जिसका मिनिमम बर्स्ट टाइम है वो केवल आ रहा है, उसी को हम चांस देंगे। यहाँ तो सारे को चांस दिया जा रहा है, सभी प्रोसेस के लिए ना, सभी प्रोसेस को लिए ना मैंने डिसाइड कर दिया है कि टाइम क्वांटम के थ्रू कि आप मैक्सिमम 4 सेकेंड तक रहोगे।
अगर आपका एग्जीक्यूशन टाइम 4 सेकंड है तो आप एग्जीक्यूट करके निकल जाइए, लेकिन किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकंड है तो हम आपको एक बार में 4 ही सेकंड एग्जीक्यूट करने देंगे। मुझे सभी को चांस देना है। आ रही बात समझ में? तो क्या यहाँ पे स्टारवेशन होगा? स्टारवेशन नहीं होगा। यहाँ पे स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, नहीं वो तो जहां रिस्पांस टाइम जहां फास्ट होता है वो अलग हो गया, वो यहाँ पर क्यों समझ रहे हो? ठीक है, वो चीज बिल्कुल अलग हो गया। जैसे मैं समझाया था, याद करो, टाइम शेयरिंग में मैंने बोला था ना कि रिस्पांस टाइम फास्ट होता है। ठीक है, मैंने बोर्ड पे 5 प्रॉब्लम दिया, राइट? 5 प्रॉब्लम दिया और आप लोग ने, सभी लोग ने बना दिया। अब मुझे चेक करना है। ठीक है, अब समय है हमारे पास आधा घंटा, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स हमारे लिए वो क्या हो गया? एक तरह से टाइम फिक्स्ड हो गया ना। मुझे 30 सेकेंड में सभी स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, 30 सेकेंड में मुझे सभी स्टूडेंट के पास पहुंचना है। तो अब हम डिसाइड करेंगे, कि किस स्टूडेंट को कितना समय देना है। मेरे पास तो 30 मिनट ही ना समय है, उसके बाद तो दूसरे सर का क्लास है। तो हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टूडेंट के पास कितना समय देना है, ताकि उस समय सभी स्टूडेंट क्या कर ले, शेयर कर ले। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, यानी परफेक्ट टाइम क्वांटम डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ये ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ राउंड रॉबिन, ये भी ड्रॉबैक। अब हम सोचेंगे अगर 50 स्टूडेंट है तो मुझे डिसाइड करने में समय नहीं लगेगा कि आपका 10 में से 2 क्वेश्चन चेक करें कि एक मुझे डिसाइड करने में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा ना। तो ये भी राउंड रॉबिन का ड्रॉबैक है। आप अगर बुक स्टडी करेंगे तो वहां पे ड्रॉबैक दिया हुआ है। तो मैंने 2 सेकेंड, मैंने मान लो कि सपोज 30 सेकेंड मैंने डिसाइड किया। हम आपके पास 30 सेकेंड जाएंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास जाएंगे। आपका 2 प्रॉब्लम देखें या 3 प्रॉब्लम देखें या एक ही प्रॉब्लम मुझे देखने में लग जाए समय। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 30 सेकेंड सभी स्टूडेंट को समय देना है। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। इसी को ना टाइम शेयर कहेंगे। जल्दी सोचे, इतना सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आया समझ में? क्या बोले? फास्ट रिस्पॉन्स। उस टॉपिक पे इतना फोकस करो कि जो टीचर बताए उसको जल्दी से समझने का कोशिश कीजिए। हाँ, तब वहां पे वो टाइम शेयरिंग कंप्लीट थोड़ी हो रहा है, वो तो केवल आप रिमूव करके दूसरे प्रोसेस को चांस दे रहे हो। नहीं, यहाँ पे चांस, यहाँ पर तो कंप्लीट सारे को फेयरली, यहाँ पे तो फेयरली सभी को हम लोग क्या दे रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं, एक टाइम शेयर कर रहे हैं सभी प्रोसेस के लिए। क्या हार्ड रियल टाइम? हार्ड रियल टाइम किसको कहते हैं? तो फिक्स्ड वैल्यू दिए हैं, वो दूसरा चीज होता है कि यहाँ पे हार्ड, ये तो ऑलरेडी टाइम शेयरिंग अलग होता है, हार्ड रियल टाइम अलग एप्लीकेशन होता है। वहां पे उस तरह का एप्लीकेशन बनाया जाता है जिसका रिस्पॉन्स टाइम वेरी फास्ट होना चाहिए। एक डेडलाइन में वो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसको तो इससे हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ये सीपीयू शेड्यूलिंग किसके लिए यूज होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ना काम करता है। टास्क कंप्लीटिंग टाइम तो बढ़ जाएगा, जैसे हमें टाइम शेयर कर रहे हैं, अगर एक टास्क कंप्लीट, हाँ बिल्कुल, ये डिमेरिट है। अब टास्क देखो, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो। क्या कर रहे हो जी? मोबाइल से तुम कनेक्ट हो? मोबाइल से नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देख नहीं रहे, अभी तो सुनना है केवल। रखो मोबाइल पैकेट में। हम नहीं देख रहे हैं कि ऐसे तुम कहोगे बस कि सर लिंक से कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? आप नहीं दिखाई देगा, हम जूम कर देंगे। आप इससे, अब मोबाइल से आप बोलिएगा कि कनेक्ट है तो मैसेज भी आएगा, व्हाट्सएप भी मैसेज आएगा, तो हम देख रहे हैं क्या? आप देख लिए, आपके लिए ना हम बोल रहे हैं। अभी तो आपको सुनना है, अभी तो कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा है। हाँ, क्या जी? इधर बोला। ठीक है, तो दिमाग, अब देखिए, अब डिस्टर्ब, अब एक पॉइंट सोचे थे कि एक्सप्लेन करें, पॉइंट भूल गए।
आप मोबाइल आपके नजर पे आया, ऐसे किए हैं तो भूल जाएंगे हम स्टेप। क्या दिमाग में कब आ जाएगा टीचर को, तुमको मालूम है अच्छा चीज, अब वो पॉइंट अब हमको रिकॉल नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए ये बताने हो सकता था कि छूट, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन रेज कीजिए। अभी हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी आप कोई ना कोई जरूर बता देगा। अगर सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, अगर सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम में, कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों सेम होगा कि डिफरेंट भी होगा? सेम होगा। आया ना सेम? अब बहुत लोग को अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि बहुत लोग को ये भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सोचने में, अब सोचने में समय लगा दीजिएगा। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? अब कितना स्टूडेंट तो बता दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि अराइवल टाइम, खुद से बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव भी बनाता है कि सर ऐसा पूछ सकता है ना, क्यों नहीं पूछ सकता है, सब्जेक्टिव से ही ना ऑब्जेक्टिव बनेगा जी। हम राउंड रोबिन पे 10 ऑब्जेक्टिव बना देंगे, तो सब्जेक्टिव से ही बना। अगर अराइवल टाइम सभी प्रोसेस का सेम होगा तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो ये पॉइंट समझा तभी तो बोला कि हाँ सर सही है। वो समझ रहा है कि अगर सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 रहेगा तो टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम सेम रहेगा। और आप लोग को लग रहा है कि कैसे एक्सप्लेन, तो इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। बनाए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और टर्न अराउंड टाइम भी क्या होता है, दोनों। वेटिंग टाइम भी ज्यादा होता है और टर्न अराउंड टाइम भी यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ड्रॉबैक है इसका। आप किसी प्रॉब्लम को उठाकर देखिए, अदर से कंपेयर कीजिए, इसका वेटिंग टाइम आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। थ्रूपुट भी कम होता है, थ्रूपुट भी कम होता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा बता देंगे, सिंपल है। देखिए अब आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट था वही पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मे बी आज तो हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नोटपैड नहीं स्टार्ट है, नोटपैड में स्टार्ट कर देता हूँ। ये सब प्रोग्राम बना हुआ है, ये सब पढ़ोगे पीएचपी तो ये डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टेड है। जितना साइन अप होगा सारा साइन अप का डिटेल्स है, सारा साइन अप का डिटेल्स है, ठीक है। अब प्रोग्राम आपको बनाना है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको ये किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर केशव कुमार का रजिस्ट्रेशन किया, केशव, यूजर नेम में मैंने दे दिया केशव 123, पासवर्ड में मैंने यहाँ पर दे दिया BCA, सिक्योरिटी क्वेश्चन में, ठीक है, योर फेवरेट बुक, बुक में मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी जावा है, जावा दे दिया। ईमेल मैंने दे दिया keso@gmail.com, ठीक है। मोबाइल में मैंने अभी कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर बदमाशी नहीं, रजिस्टर। अब देखिए जैसे ही रजिस्टर करेंगे साइन अप यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा ना, रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैसेज नहीं आया साइन अप सक्सेसफुल होने का, ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल होने का मैसेज नहीं आया, लेकिन मैसेज आता है, अभी बच्चे लोग को बता रहे थे, लेकिन ये फॉर्म पे ना डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे व्यू पे किया, तो व्यू पे अगर हम करेंगे तो देखिए अभी इसमें केशव का डिटेल्स नहीं ना आया, लेकिन अभी मैंने प्रोग्राम में चेंज करके उन लोग को कुछ बताया था, ठीक है। ये इसका सोर्स कोड है। अब इतना लंबा लंबा आपको सोर्स कोड लिखना है और आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये PHP वर्कशॉप का है, ठीक है। बिल्कुल बताएगा,
मोबाइल नंबर 9 डिजिट का डालेंगे तो बता देगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाओगे? हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आएगा। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, नोटपैड में चलते हैं। नोटपैड तो बहुत कुछ पढ़ना है, आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल ही नहीं हो सकता है। माई एसक्यूएल, इसमें माई एसक्यूएल है। आइए यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दिया, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पॉइंट वाइज लिखते जाओ। It is the most popular scheduling algorithm for time sharing application. Next point, it works in FIFO manner, so it is said to be FCFS with primitive mode. Next point, its criteria is time slice या time quantum. Time quantum. It is a fixed time. It is a fixed time in which any process is allocated to CPU. In this case, starvation does not occur. All
In this case, starvation does not occur. All process share CPU in equal mode. Next point. In this algorithm, context switching in this algorithm, context switching is increasing when time quantum is less. Time quantum is less. Next point. In this case, waiting and turnaround time are high rather than SJF and FCFS. और कोई पॉइंट छूट रहा है जो डिस्कस किए? मैं भी सब हो गया ना? तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इसको सही ढंग से समझना होगा, ठीक है? इसमें एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है रेडी क्यू का। रेडी क्यू में कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होगा, उस कंटेक्स्ट स्विचिंग का एक सीक्वेंस मेंटेन करना होगा कि कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आ रहा है, फिर से कौन सा प्रोसेस रिमूव होकर कहाँ जाएगा? रेडी क्यू में ही ना जाएगा, ठीक है? तो उसका सीक्वेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये फीफो ऑर्डर में काम करता है ना, एफसीएफएस मैनर में वर्क करता है, ठीक है? इसका दो ही क्राइटेरिया पर ध्यान देना है, टाइम क्वांटम रहेगा, ठीक है? और दूसरा अराइवल टाइम में कौन पहुंच रहा है, अराइवल टाइम में कौन पहुंच रहा है उसका सीक्वेंस, और करंट में रनिंग स्टेट से कौन सा प्रोसेस रिमूव हो रहा है उसका सीक्वेंस, ठीक है, मेंटेन करना होगा। अगर वो सीक्वेंस गलत हो गया तब आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज भर इतना ही। हाँ बोलिए। स्टारवेशन मैंने बताया था कि मान लो कि स्टारवेशन कहने का मतलब, सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि हम 2 ही 3 स्टूडेंट को हर बार मौका दे क्लास में, हर 2 3 4 ही स्टूडेंट से हम पूछे, ठीक है? या जो 10 स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है हम उसी से पूछें, तो बार बार वही क्वेश्चन रेज करेगा, उसी को हम आंसर देंगे ना? दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग चलता है टाइम से। यस, फिर से एक बार रिपीट कीजिए।
वही जो टाइम क्वांटम दिया हुआ रहेगा। तो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस, कौन रेडी क्यू में पहुंच रहा है? अराइवल टाइम, सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है? 0 है। ठीक है, तो सभी प्रोसेस रेडी क्यू में क्या हो गया है? पहुंच गया है। तो उस केस में अब आप क्या करेंगे? ये सभी में रिपीट होता है जो क्वेश्चन में पहले है, जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ। अगर पहले P1 है तो P1 को पहले शेड्यूल करेंगे। क्लियर है? नहीं, इसमें बस टाइम से कुछ लेना देना नहीं। ये एल्गोरिथम बस टाइम को कुछ कंसीडर करता ही नहीं। बस टाइम पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, बस टाइम पे दो ही एल्गोरिथम का डिपेंडेंसी होता है, SJF और SRTF। SJF और SRTF। आप ही बताओ FCFS में क्या डिपेंडेंसी होता था क्या? उस पे नहीं होता था, उसका तो अराइवल टाइम ना। ठीक है, और एक चीज और, जो क्वेश्चंस, अगर उस चीज को भी ध्यान रखना है, जो बच्चा एक क्वेश्चन कर दिया और जब हम उसको आंसर देने लगे, ठीक है, तो अब उसका आंसर कंप्लीट समझ लीजिए, या समझ रहे हैं तो चुपचाप रहिए, तब दूसरा क्वेश्चन रेज होगा। एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था, फिर ये तुरंत बोल दिया, फिर वो बोल दिया। अभी जब हम उस आंसर दे रहे थे, उसको जब हम कंप्लीट नहीं किए थे, आपका दूसरा क्वेश्चन रेज हो गया। हो सकता है कि आप वो समझ रहे हैं, अब उसको समझाना है, ये चीज भी ध्यान देना होगा। क्या बता रहे थे जी? उसको कंप्लीट हम नहीं किए थे, स्टारवेशन अभी हम बता रहे थे। जैसे ही स्टारवेशन का एग्जाम्पल देना शुरू किए, बीच में टपक गए, बोल दिए। ये सब तरीका सीखना है ना, वो तरीका आप जान रहे हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जान रहे हैं, हम उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो स्टारवेशन का मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि मात्र 10 से 12 क्लास क्वेश्चन जो आगे बैठे हुए हैं, वही बार बार क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उन्हीं को हम मौका दे रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो केवल आप लोग से पूछ रहे हैं, बाकी लोग को पीछे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट पे ही फोकस कर रहे हैं हर बार क्लास में, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। और एग्जीक्यूशन के केस में, SJF में क्या होता था? जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, अगर 50 प्रोसेस है तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, उसको तो मौका मिलेगा ही नहीं। फिर उसी तरह से कहां पे काम करेगा? प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। अगर हमारे पास केवल हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करते रहे तो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेंगे? हमारे पास केवल अगर डेली, ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उसके पास हमेशा VIP पेशेंट ही आ रहे हैं, ठीक है, तब तो जो नॉर्मल है उनका तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा। आप तो केवल VIP को प्राथमिकता दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। आई बात समझ में? यही है। ठीक है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे